स्वागत है हमारे इस ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट में और मैं हूं इस पॉडकास्ट का होस्ट हर्ष किशोर। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको मिलाते हैं बिहार के कुछ ऐसे लोगों से जिनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग रही है और जो एक कॉमन लाइफ से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें अचीव किए हैं, जिनसे आप बहुत सारी चीज़ सीख के आप भी अपने लाइफ में बहुत चीज़ अचीव कर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो फिर आप चलिए उन्हीं की जुबान से सुनते हैं उनकी स्टोरी। किनकी? ह्यूमंस ऑफ बिहार। ह्यूमंस ऑफ बिहार में पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज के हमारे इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मिस्टर रजत परामर जी, जो कि एक जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारे मीडिया कंपनी में काम किया है और बहुत कुछ जानेंगे उनके बारे में। और आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में रजत जी। परमार। ओके, सबसे पहले आप तो मुझे एज अ पत्रकार इंगित कर सकते हैं। मतलब होता है ना कि एज अ जर्नलिस्ट केंद्र में मैं एक पत्रकार ही हूँ। उसके चारों तरफ बहुत सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि हमने करीबन 6 साल तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है, मास कॉम पढ़ा है। और मुझे लगता है कि इस पर एक पीएचडी हमें लिख देनी चाहिए। मैं उसी कोशिश में भी हूँ कि पीएचडी में लिख दूँ। और बाकी एज अ वोकलिस्ट मैं काम करता हूँ। लोगों को मेरी आवाज़ बहुत पसंद आती है, तो बोल लेता हूँ थोड़ा बहुत जो होता है। स्क्रिप्ट राइटिंग तो बेसिक सी चीज़ है कि मास कॉम की है तो आप करेंगे ही करेंगे। बिहार सरकार के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पर मैंने आवाज़ दी है। ऐसे बहुत सारे सीएम के कार्यक्रम हुए हैं जहां मैंने आवाज़ दी है। बाकी अनडिस्कवर्ड से आप लोगों ने मुझे बहुत जाना। अनडिस्कवर्ड एक पेज है जहां पे आशीष हमारे मित्र हैं, हम लोग मिलकर उसको चला रहे हैं। और इसके साथ साथ एनीथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जाती है उसके खिलाफ हम सड़क पे भी होते हैं। लोग कहते हैं कि एक्टिविज्म इज नॉट जर्नलिज्म, बट फॉर मी एक्टिविज्म इज जर्नलिज्म। मुझे लगता है कि अगर मैं जागरूक हूँ, मुझे लगता है कि ये चीज़ किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ख़राब है, तो मैं उसके खिलाफ सड़क पे होता हूँ। चाहे वो पत्रकार हूँ, चाहे वो लॉयर की लड़ाई हो, चाहे वो छात्र की लड़ाई हो, चाहे कोई भी। कुल मिला के आंदोलन जेवी वाली बात है। तो आप कह सकते हैं, पता नहीं ये आपके प्लेटफॉर्म के लिए प्रासंगिक होगा या ना हो, पर हाँ ऐसा है कि हम लोग सड़क पे तो रहते ही हमेशा। और बाकी पढ़ाई लिखाई हमारी चलते रहती है। बहुत सारी किताबें पढ़ने का मुझे बहुत सारा मन है। इतनी सारी किताबें पढ़ने का मन है, उतना शायद मेरे पास पैसा भी नहीं कि मैं उन्हें अफोर्ड कर पाऊँ, बट जितना होता है मैं कर पाता हूँ। और मुझे पढ़ना बेहद अच्छा लगता है। और मैं एज अ राइटर भी खुद को मतलब कंसिडर करता हूँ। मैं मानता नहीं हूँ कि मैं एक राइटर हूँ, या मैं होता है ना क्लेम कर रहे हैं, मैं क्लेम नहीं करता। हाँ, मतलब मेरे अंदर अभी उतनी ताकत नहीं है कि मैं क्लेम कर पाऊँ कि मैं एज अ राइटर, बट लिख लेता हूँ। और लिख लेता हूँ तो लोगों को पसंद आती है, लोग पढ़ लेते हैं, अच्छा कह देते हैं। तो शायद जिंदगी किसी मोड़ पर एज अ राइटर अपने आप को मैं देखूं, बट अभी तो जिंदगी चल रही है इन्हीं सबसे। बिल्कुल बिल्कुल वंडरफुल, दैट्स ना। और अब थोड़ा अपना बचपन थोड़ा पीछे लेके चलते हैं, जब आप एक तरह से बचपन में थे और एक तरह से आपकी पढ़ाई में क्या एक तरह से रुचि रही है, और बचपन में क्या सोचते थे कैरियर को लेके, क्या आपका ड्रीम था एक तरह से? यार, मैंने जो है कि 9th क्लास तक पढ़ाई जो बक्सर में की, डीएवी में का मैं स्टूडेंट रहा। और 9th क्लास में मेरी एक बहुत गंदी फाइट हो गई। मतलब होता है ना, मतलब मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। तो उसके बाद 10th में मुझे वहाँ से हटा दिया गया, मुझे निकाल दिया गया। और मुझे फिर धनुपरा डीएवी आरा जो है, फिर मैं वहाँ गया। उसके बाद 10th की पढ़ाई मैंने वहाँ से पढ़ी। आवाज़ आ रही है? हाँ, 10th की पढ़ाई मैंने वहाँ से पढ़ी। उसके बाद मैंने 10th के बाद मैं कोटा चला गया। कोटा से मैंने मेडिकल की तैयारी करने लगा। वहाँ भी मैं 1 साल तक रहा। 1 साल तक रहने के बाद मुझे ये मालूम चला कि नहीं, मतलब दिस इज नॉट कप ऑफ माई टी। मतलब मुझसे तो नहीं होगा, ये मुझे नहीं समझ में आता है। मुझे अच्छा लगता था, पढ़ता था मैं, रात रात भर मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे भी। काफ़ी मेहनत की, कोशिश की कि डॉक्टर बन जाऊँ, पर शायद उस फील्ड ने कहा कि नो, मज़ा नहीं आ रहा है। एक होता है ना अंदर से आप कहते हैं यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो हमने कहा कि चलो ये भी छोड़ देते हैं।
फिर 2 साल 11th और 12th मैंने डुमरांव में रह के पढ़ाई की। बक्सर ज़िला में डुमरांव पड़ता है। और उस दौरान मैं ये कंसिडर कर रहा था कि मुझे करना क्या है। मतलब मैं अपने इतने डिलेमा में जी रहा था कि आई वाज़ थिंकिंग कि मैं क्या करूँ? मतलब तो ऐसे ही सबके पेरेंट्स कहते हैं कि जस्ट तुम सोचो तुम बढ़िया क्या कर सकते हो। मैंने कहा मैं बकैती कर सकता हूँ, क्या करूँ मैं? तो फिर हुआ ये कि फिर घर वालों ने कहा कि ठीक है। फिर मेरी माताजी ने कहा कि तुम मास कॉम करो। मेरी माताजी भी पढ़ी लिखी हैं, उनको भी आइडिया है इन सब प्रोफेशन का। तो हमने क्या किया कि गूगल सर्च किया और सबसे बढ़िया कॉलेज खोज लिया नोएडा का। आए हम यहाँ और हमने यहाँ से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद फिर हमें पता लगा कि इंडिया का सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन है एक मास कॉम के लिए, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि पहले मुझे मालूम भी नहीं था कि मास कॉम करना कहाँ से, और मतलब मेरे पास आवाज़ है या मैं बोल सकता हूँ, ये मैं जानता था, पर आप कैसे बताएंगे? आपके पास कोई मंच भी नहीं। बिल्कुल। उसके बाद हमने जो है कि सुना कि इंडिया का सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन आईएमसी दिल्ली में है, भाई साहब उसके लिए प्रिपरेशन करिए, इतने लड़कों का सिलेक्शन होता। हमने कहा ठीक है। माँ बाप ने कहा, सबने कहा कि बहुत सारे जगह का फॉर्म डाल दो, मास्टर्स करो किसी अच्छी जगह से। हमने केवल एक जगह का फॉर्म डाला, केवल एक कोर्स में, और हमारा सिलेक्शन हो गया। बाकी वहाँ से पढ़ाई हुई। फिर आगे की जिंदगी अभी तो चल रही है। आई होप सो आगे कुछ और अच्छा हो, कुछ और अच्छा करें। और इसी दौरान बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग देख ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि मतलब एक तरह से कैरियर डिसीजन कैसे मेडिकल में जाने के लिए कैसे सोचे, या फिर पेरेंट्स का डिसीजन था, या फिर क्या उसके पीछे का? एक्चुअली इससे पहले मैंने अपने माँ बाप का एक सपना तोड़ा था कि उनको आईआईटीएन बनाना था मुझे। तो मैं आईआईटी नहीं कर पाया। मैंने बोला कि मैं आईआईटी नहीं कर पाऊँ क्योंकि थोड़ा मेरा मैथ्स कमजोर है। तो उसके बाद पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है, तो मैथ्स कमजोर है तो एक काम करो, बायोलॉजी ले लो। हमने कहा कि यार सोचा, क्योंकि देखो क्या है ना कि हमारे पिताजी कहते हैं कि देखो कुछ भी बनो, सबसे बेस्ट बनना। मतलब अगर गुंडा ही बनना है तो कुछ बड़े लेवल का गुंडा बनना, छोटा मोटा गली छापत बनना। तो हमने सोचा ठीक है, बायोलॉजी पढ़ के क्या सबसे बेस्ट कर सकते हैं। तो मालूम यार कि हाँ भाई डॉक्टर बनना है। कई सपने तोड़ के हम यहाँ पर पहुंचे हैं, पता नहीं और आगे कितने तोड़ेंगे। बिल्कुल। एक्चुअली हम जब देखते हैं ना, खास करके 12th के बाद का जो कैरियर डिसीजन होता है ना, वो बहुत एक तरह से हार्ड होता है डिसीजन लेना, और वहाँ पे मानना पड़ता है पेरेंट्स की बात, लोगों की बात। तो खास करके जब इंजीनियरिंग या मेडिकल में आ जाते हैं लोग, तब उनको रियलाइज होता है कि वो अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं। ठीक है, exactly, तो रियलाइज होने के अगर 1 साल तक अगर फर्स्ट ईयर में रहते हैं तो उनको पता हो जाता है। तो वहां पे डिसीजन लेना कि हाँ फर्स्ट ईयर हो गया, लेकिन अगला जो सेकेंड ईयर होगा, थर्ड ईयर होगा, उतना हम आगे नहीं जाएंगे। यहाँ पे ही स्टेप डाउन या फिर एक तरह से अपना कैरियर चूज कर लेना, ये हमको लगता है बहुत बड़ा चैलेंज हुआ होगा आपके लिए। और वहां पे आप क्या सोचते थे, क्या सोच के अपने कैरियर डिसीजन लिए? देखो बात ऐसी है ना कि जब आप सारी लड़ाइयां हारने लगते हैं, सारे जंग जब आप हार जाते हैं ना, उस वक्त जो परम ज्ञान होता है ना, वो आपके सर में घूमता है। क्योंकि बेसिकली होता ये है कि जब आप 12th करके आते हैं तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं। मतलब अगर आप एक ऐसी फैमिली से है कि आपको वो हर चीज अफोर्ड करा सकते हैं, तो वो क्या होता है ना कि आप चारों तरफ देखते हैं, अच्छा इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, ये। लेकिन जब आप किसी एक फील्ड में जाकर और वहां से हार कर लौटते हैं तो आप सोचते हैं अरे यार अब कुछ सीरियस डिसीजन लेना होगा लाइफ में। और वो सीरियस डिसीजन लेने का टाइम होता है, उस वक्त आप डिसाइड करते हैं कि आपके अंदर है क्या। एक्चुअली ये कोई खोज जो आप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आपके अंदर है क्या, आपको जानना कैसे है, इस पे जो मैं कह रहा था कि मैंने मास कॉम उसके बाद चुना। एक्चुअली जो आपकी नॉर्मल जिंदगी है ना, उसी में आपको चुनना है कि आप बेस्ट क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि आप खाना अच्छा बनाते हो सकता है, तो आप शेफ बन सकते हैं। हो सकता है कि आपको मतलब वर्जिश करना, मेहनत करना बहुत अच्छा लगता हो, तो आप पावर लिफ्टर बन सकते हैं। हो सकता है आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो आप किसी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ना अच्छा लगता है तो उसके लिए, तो बेसिकली आपको ना आपके पूरे दिन के दिनचर्या को नोटिस करना है कि आप उसमें बेस्ट क्या कर रहे हैं बेसिकली। तो हमने वही किया था यार। उसके बाद क्योंकि मुझे लगा कि घर वाले बोलते हैं ना कि इकलौता लड़का बर्बाद हो गया, ऐसा सब सुनने वाले मिलता है, बहुत बुरा लगता था। हमने मतलब कई लोगों ने तो ये भी मतलब बोल दिया कि कुछ नहीं करेगा,
कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज डॉक्टर इंजीनियर के अलावा हमारे सोसाइटी को कुछ सोचता नहीं है। बट टचवुड कभी पेरेंट्स को हमारे एबिलिटी पे डाउट नहीं हुआ, उन्होंने हमेशा हम पे ट्रस्ट किया, और आई होप मैं उनके ट्रस्ट को और अच्छा ले जाऊं, आगे करूं कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब मास कॉम की बात करते हैं ना, तो मास कॉम का एक तरह से मीडिया के प्रति लोगों का एक तरह से झुकाव बहुत कम होता है, या फिर उनका एक तरह से कल्चर की बात करें या फिर उनका लाइफ स्टाइल की बात करें, तो आपको क्या सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया हो या फिर आपको आकर्षित किया हो मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में? हम्म, हम्म। आप यार देखो, मैं ना मीडिया में ग्लैमर देख के कभी नहीं आया था। मतलब ग्लैमर ने मुझे अट्रैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया था मीडिया का। मीडिया में मैं इसलिए आया था क्योंकि मुझे बोलना था, यू नो। मैं कोई ऐसे प्रोफेशन की तलाश में था जहां मैं बोल सकूं। मैं बस यही माइंडसेट के साथ आया था कि यार मुझे बोलना है। अब कहाँ बोलूंगा, अब ये लोग तय करेंगे। पर हमने सुना कि मास कॉम में बोलने की आजादी है, आप बोल सकते हो। तो हमने कहा चलो यार आप बोलेंगे। अब ये नहीं मालूम था कि रेडियो पे बोलूंगा, टीवी पे बोलूंगा, या सड़क से लाइव रिपोर्टिंग करूंगा, या वोकलिस्ट बन जाऊंगा, ये कुछ नहीं मालूम था। जहन में बस एक ही चीज थी, बोलना है। और बोलने के लिए क्या चाहिए, मास कॉम करना है। हमने वही सोच के किया था। हमें ग्लैमर ने बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। जब प्लेटफॉर्म चूज करने की बात आती है और खास करके जो लोग मास कम्युनिकेशन कर चुके हैं, तो वहाँ पे किस टाइप का डिसीजन लेना होता है? किस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि हम एक तरह से रेडियो में जाएं या फिर वीडियो, एक तरह से बोलते हैं ना, स्टूडियो वगैरह में जाएं? तो आपने कैसे चूज करते हैं? हाँ, ओके। हर्ष देखो, होता क्या है कि मास कॉम का होराइजन बहुत बड़ा है। आपको ये तय करना होगा कि आपको क्या करना है, आप पे बेस्ट क्या है, ठीक है। आप रिपोर्टिंग भी अगर चुनते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, आप टीवीसी में जाना चाहते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे बीट्स होते हैं लेकिन सबसे पहले बात ये करते हैं कि एक टीवी हो गया, एक रेडियो हो गया। आप ये तय कैसे करें कि आपको जाना कहाँ है। अब इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं, इसको टीवी लेते हैं, रेडियो लेते हैं, और एड पीआर ले लेते हैं। जो एड पीआर की कंपनी, तो ये भी मास कॉम के अंतर्गत ही आता है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले बात ये है कि अगर आपको एड पीआर में जाना है, अगर आपका माइंडसेट उस तरीके का है कि आप सामान बेच पाते हैं, आप सामान को कैसे बेचना है ये समझ पाते हैं, क्योंकि बेसिकली जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको मालूम होता है कि एड पीआर में आपको पढ़ना क्या है। और अगर आपको एड पीआर आप अपने तरफ खींचता है, इट मीन्स आपका माइंड जो है वो इसलिए बना है। मतलब जाके आप व्यापार करिए, बढ़िया से कोक पेप्सी बेचिए, बढ़िया आप एडवर्टीजमेंट हेड बन जाइए, चौचक रुपया है, कोई दिक्कत नहीं। अब आती है पत्रकारिता की बात। अब भाई साहब हुआ कि अब होता ना कि पत्रकारिता ना यार एक पैशन है, मतलब आ जाता है भीतर से। एक पत्रकार को देखोगे ना तो बता दो कि यार ये बंदा पत्रकार है। मतलब आप सड़क पर चले और आपको चलते हुए कोई पूछ ना दे कि आप पत्रकार हैं, तो समझे कि आप अभी वो नहीं आई है क्वालिटी बात। तो एक जर्नलिज्म की एक होती है ना यार, उसके अंदर एक स्पार्क होता है। आप वो फील कर पाएंगे, जो हमेशा बेचैन है कुछ नया जानने को, कुछ नया सुनने को, कुछ नया बताने को। मतलब बेसिकली हमारे गांव देहात में, पूर्वांचल की तरफ तो ये कहा ही जाता है कि पत्रकार हमेशा इस फिराक में रहेगा, कुछ ऐसा भौकाल चिपकाए ज्ञान का ना कि आप एकदम, अरे यार पत्रकार साहब, पत्रकार। तो एक वो भी बात है, वो अलग बात है, वो अलग बात है कि आज के समय में पत्रकार मतलब बीप, इसके आगे जनता समझ लेगी। क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ एज अ जर्नलिस्ट, मैं फील करता हूँ कि मैं ट्रेन में अगर बोलता हूँ कि मैं पत्रकार हूं, तो लोग कहते हैं अच्छा कौन वाला, इन्हें वाला क्यों होने वाला। तो ऑब्वियसली ये चीज। अब तीसरा पॉइंट जो है वो आपने पूछा जो है मुझसे, कि एक रेडियो का मैं बता देता हूँ। रेडियो में होता क्या है कि रेडियो में वो लोग जाते हैं या वो लोगों को चीजें अट्रैक्ट करती है जिनके बोलने का अंदाज बहुत खूबसूरत है, मतलब लोग सुनना पसंद करते। आपने कोई शेर पढ़ दिया और लोग कहे कि वाह क्या क्या बोला है, और एक नॉर्मल सा शेर, ठीक है। ये क्वालिटी जो है कि आपको मांझनी भी होती है कि अगर आप रेडियो में जानना चाहते हैं तो आप जो है कि डिक्शन पे काम करें, प्रोनाउंसिएशन पे काम करें, मॉड्यूलेशन पे काम करें, इंटोनेशन पे काम करें। देयर आर लॉट्स ऑफ एस्पेक्ट्स इन रेडियो जहां आपको अपने खुद को निखारना पड़ता है। अगर आप जॉली मूड के हैं, अगर आप कहानियां सुना सकते हैं, अगर आप कुछ कह सकते हैं, तो ये सब सारी चीजें हैं जो आपको खुद ही एक्सप्लोर करनी है।
पहले आप उस फील्ड में घुसिए, सारी चीज देखिए, पढ़िए, समझिए, लास्ट में डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, फिर उस फील्ड में जाकर खूब मेहनत करिए। बाकी कोई भी फील्ड अच्छा बुरा नहीं है, यू हैव टू डू एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ और ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ हर्ष? नहीं नहीं, सही सही जा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली हाँ, ओके। आपने पूरा डिटेल में बता रहे हैं जो टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। और जब कैरियर डिसीजन ले लेते हैं ना, तो एक तरह से इंडस्ट्री में एक तरह से बहुत बड़ा एक चैलेंज आता है, खास करके जब कॉर्पोरेट में जाते हैं तो उसका कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता हो, या फिर रुपया के मामला में हो, या फिर एक तरह से वहाँ के लोग, ठीक है। तो जब मीडिया इंडस्ट्री में जाते हैं ना, तो वहाँ पे लोगों के साथ काम करना होता है, ठीक है। अलग अलग लोकेशन होता है, अलग अलग स्टोरीज होती है, तो उसमें किस टाइप का चैलेंजेस आपको फेस करना होता है, और क्या सोचते हैं उस टाइम आपने, क्या क्या परेशानियां झेलना पड़ता है? यार देखो, मीडिया कल्चर की बात कर रहा हूँ तो मैं शुरुआत करूंगा न्यूज रूम से। आप जैसे ही न्यूज रूम में घुसेंगे ना, तो आपको मालूम चलेगा ना कि आप कहीं सो रहे। इट मीन्स कि न्यूज रूम की जो रफ्तार है भाई साहब, जो रफ्तार है कि आप देख के दंग रह जाइए कि और ये होगा कैसे। मतलब यूं खबर एएनआई पे आई है और यूं आपको टीवी पे चलाना है। आपका मैनेजिंग एडिटर आपके पीछे लगा हुआ है, आपका डेस्क एडिटर आपके ऊपर एकदम खड़ा है, आपको बाइट काटनी है, आपको लिखना, आप समझ नहीं पा रहे कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट सेट करना पड़ेगा कि हाँ यार, मैं इस रफ्तार में आ सकता हूं, पहली बात। दूसरी बात कि सीनियर्स हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इंटर्न है या जूनियर है वो उनकी मदद करे। कोई भी इंटर्न, कोई भी जूनियर जब किसी सीनियर पे भार लगने लगता है तो वो फिर प्रॉपर गाइडेंस वाली बातचीत नहीं होती, क्योंकि टीवी मीन्स स्पीड, ब्रेकिंग, ठीक है। आप इत्मीनान से 5 बजे पान चबाकर अखबार वाले ऑफिस की तरफ नहीं जा सकते कि हाँ भाई शर्मा जी पान चबाए हैं, 5 बजे पहुंचे हैं, 8 बजे तक खबर लिखा है, रात के 12 बजे प्रिंटिंग में गया, सुबह 5 बजे छपेगा। ये हालत बिल्कुल भी नहीं है। सुबह 10 बजे जैसे ही न्यूज खुलता है, हर इंडस्ट्री या हर चैनल का 10 बजे 8 बजे एक टाइम स्लॉट होता है जहां सतक या दस्तक लगता है। उसके बाद टॉप खबर से मैनेजिंग एडिटर शुरुआत करवाता है, उद्घाटन होता है, मतलब शटर खुल जाता है कि हाँ भाई खबरें चालू हो गई। ये तब की मैं बात बता रहा हूँ, आम दिनों की, जब तक कोई ब्रेकिंग न्यूज 5 बजे सुबह ना हो जाए या 6 बजे ना हो जाए। अगर विकास दुबे मरने वाले होंगे 6 बजे तो हाँ वो खबर आ जाएगी 6 बजे। खैर, हम यार एक्चुअली पॉलिटिकल माइंड ना हमेशा कुछ एग्जाम्पल वहीं से ला कर देता है, उसके लिए सॉरी। और तो ये चीज हो गई, पहली बात रफ्तार हो गई। दूसरी बात एक्यूरेसी हो गई। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मैं यार एनडीटीवी में उस समय था और हमारे मैनेजिंग एडिटर थे सुनील सैनी सर। तो उन्होंने कहा कि वो फुटेज बताइए कहाँ की है। तो एएनआई में होता क्या है ना कि बहुत बारीक फासला होता है, यहाँ पे डिटेल लिखा होता है। तो मैंने जल्दी से फास्ट किया, तो दिल्ली की फुटेज जो थी वो उसके साथ मैंने स्वाइप किया और देखा कि दिल्ली में ही है। तो हमने कहा सर दिल्ली किया, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो ऐसा कोई रोड ही नहीं है। हमने बहुत आराम से जाकर देखा तो उत्तराखंड का जगह था उसका। मैंने कहा सॉरी सर, उत्तराखंड था। ऐसे करेंगे आप पत्रकारिता? इज दिस अ वे? अब मुझे भाई साहब बेइज्जत कर दिए पूरे डेस्क। फिर आए, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर बोला कि अच्छा ठीक है, यही ऐसे ही समझाते हैं, ऐसे ही लोग ग्रो करते हैं। तो दैट्स हाउ आप फिर धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेते हैं, आपका माइंड काम करने लगता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें लीडरशिप भी रोल आती है कहीं ना कहीं, बात करें तो इसमें एक तरह से पीपल को लीडरशिप एक टाइम के बाद, पहले तो आप फॉलोअर बनेंगे ना, उसके बाद लीडर बनेंगे। तो मैं बेसिक आप जाके आप तो पहले किसी का अनुयायी ही बनेंगे, पहले आप जानेंगे कि चीजें क्या, उसके बाद तो आप लीडरशिप बनेंगे। 2 साल बाद या 1.5 साल बाद जब आप आपके अंडर इंटर्न आएंगे, देन आपका ये रोल आता है कि आपको लीडरशिप क्वालिटी लानी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब फील्ड में होते हैं, जैसे कि एक तरह से कहीं का कोई स्टोरी कवर कर रहे हैं या फिर कोई इशू कवर कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, या फिर टाइम को देखना होता है कि हाँ ये टाइम में ये स्टोरी कवर करके हमको एक तरह से वहां तक पहुंचाना है, ठीक है। तो उसमें किस तरह का आपको एक तरह से क्या लाइफ स्टाइल होता है और कैसे उसको सामना करते हैं? यार सबसे पहली बात ये कि 2 चीजें इसमें मैं बताना चाहूंगा। जैसे ये तो नॉर्मल सी बात हो गई कि कोई भी चीज रिकॉर्ड किया हमने, लाइव व्यू से लाइव फीड भेज दिया स्टूडियो में और वो ब्रॉडकास्ट हो गया, उसमें स्लग वगैरह जो भी लगना है वो लगा और ब्रॉडकास्ट हो गया।
लेकिन मैं उस सिचुएशन की बात करना चाहता हूँ जिस सिचुएशन में सोचिए कि आप कोई कॉन्फ्लिक्ट कवर कर रहे हैं। मान लीजिए 26 जनवरी को जो ये सब जितना ये दिल्ली में हुआ, मान लीजिए कि आप वो कवर कर रहे हैं। इस कवरेज के दौरान आपको एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सोचनी रहती है, दिमाग में रखनी होती है कि वहां ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैमरे का एंगल कैसा है, वहां इंफॉर्मेशन जाना सबसे बेहद जरूरी है। अगर कैमरा 180 डिग्री भी है, अगर कोई फुटेज रिकॉर्ड कर रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्ट है और वहां मैसेज मैटर करता है कि मैसेज जो है वो कंफर्म होकर वो जाना चाहिए जनता तक, जनता देखे कि हो क्या रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो बर्ड आई व्यू है या फिर जूम है, जूम इन है, जूम आउट है, जो है तो उसको भेजो, क्योंकि फिलहाल उस समय हमें कोई चीज जो है वो दिखानी होती है बस। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब जनरल होता है, आप रिकॉर्ड करते हैं, लाइव व्यू से उसे सेंड करते हैं, या बहुत सारा चीज होता है कि आप फुटेज रिकॉर्ड कर लिए, ऑफिस में आया आपने फिर उसको इंजेस्ट कराया, उसके बाद फिर वो फुटेज जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और वो रिकॉर्डिंग पे ना लोग उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, या फिर उतना एक्यूरेट नहीं समझ पाते, या टाइमिंग का प्रॉब्लम हो। लेकिन जब लाइव करते हैं तो लाइव पे लोग ज्यादा एक तरह से बोले तो ट्रस्ट भी करते हैं, और उनको टाइम का भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, टाइमिंग भी। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि जब आप एडिट करते हैं ना, तो होता क्या है कि एक एडिटर कुछ भी कर सकता है, एक एडिटर भगवान है। मतलब आप समझिए कि कोई भी फिल्म बनती है ना, उसका सोल एडिटर है। अगर एडिटर चाह दे तो फिल्म हिट है, अगर एडिटर चाह दे तो फिल्म बेकार है। अब संजय लीला भंसाली ने ये बात कोट की थी कि एडिटिंग इज द सोल ऑफ एनी फिल्म। तो आप ये समझिए कि मैं जी न्यूज का पत्रकार हूं, मैं सीए एनआरसी कवर करके आ रहा हूं और मैंने रिकॉर्डिंग ले ली है, उसके बाद मैं एडिट करके दिखा रहा हूं। तो आप ये समझ सकते हैं कि उस एडिट में क्या क्या हो सकता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एस्पेक्ट कि आप सोचिए कि एक एडिटर क्या क्या कर सकता है। जिधर से पैसा ज्यादा मिलेगा उधर की एडिटिंग अच्छी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और खास करके एक और बात आती है कि न्यूज कितना परसेंट एक तरह से सही है, गलत है, या फिर कितना लोग ट्रस्ट करते हैं, या फिर ये डिपेंड करता है न्यूज चैनल पे भी। तो खास करके जब एनडीटीवी की बात करते हैं ना, तो वो कोई भी टॉपिक पे एक तरह से डिटेल उनका एक एनालिसिस होता है, या फिर उनका क्या बोलते हैं, उनको डिटेल में बताते हैं। थोड़ा टाइम लेके ही बता रहे हैं, लेकिन उनका वो होता है। तो किस टाइप से जो एक तरह से ऑडियंस है, उनको किस टाइप से चूज करना चाहिए कि कौन सा न्यूज चैनल चूज करें, और कि वो उनका एक तरह से कम टाइम में और ज्यादा से ज्यादा सही न्यूज पहुंच सके, उसके लिए आप कुछ। हाँ हर्ष, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई जनता ये वाकई में समझना चाहती है कि उसे कैसी खबरें देखनी है, अगर उन्होंने मेरी बात सुन के ये अपनी जिंदगी बदल लेनी है, अगर अपना नॉलेज वो कर लेना है, तो मैं बस यही कहूंगा कि एक काम करो बाबा कि आप सब चैनल देख लो। एक बार एक खबर उठाओ और उस पर 20 चैनल देखो, 20 चैनल देखो, और ये देखो कि ऐसी कौन सी खबर है और ऐसा कौन सा एंगल है किसी खबर का जिसको मेजॉरिटी ऑफ चैनल कवर कर रही है। और सिंपल सा फंडा बता रहा हूं दोस्त, कि जिस भी खबर के एक एंगल को मेजॉरिटी ऑफ चैनल कवर कर रही होगी, उस खबर को समझ लेना कि इसको फर्जी बना के दिखाया जा रहा है। क्योंकि आज ट्रस्ट और ट्रस्टवर्दी चैनल बहुत मिनिमल रह गए हैं। वो चैनल हैं जिसके मालिक या जिसके संपादक किसी के हाथों बिके हुए नहीं है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। आप कुछ मत करिए ना, आप कंपनी के ओनर को देखिए, आप उसके शेयर होल्डर्स को देखिए, आप देखिए कि इसका पैसा कहां से आ रहा है, आप जान जाएंगे कि खबर किसकी चल रही है। आप एक चैनल नहीं देख रहे हैं, आप एक कॉर्पोरेट को देख रहे हैं, आप कॉर्पोरेट ऑफिस को देख रहे हैं। आप सोचिए ना कि एक जो शेयर होल्डर ऊपर बैठा है, उसका फायदा कैसे होगा जब उसके हिसाब की खबरें चलेंगी। आप देखिए कि आज 1 करोड़ का ऐड आता है, जो अगर वो ऐड वाला आदमी ये कह दे कि ये एंकर अपन को नहीं चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी? उसको तुरंत फायर कर देगी, है ना। तो बहुत सारी सी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप हमें देखनी पड़ेंगी। बाकी आप उन चैनलों को जरूर फॉलो करें। अगर जनता ये मेरी बात सुन रही है तो डायरेक्ट मैं उनसे कहूंगा कि आप उन चैनल को जरूर फॉलो करें जिसका कोई माई बाप नहीं है, जिसके माई बाप आप खुद हो, जिसको आप फंड करते हो।
आप उसको चुनिए, छोड़ दीजिए उन बिल्कुल। चैनलों को। बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे, बहुत सारे वेबसाइट्स मिलेंगे जहाँ पर बहुत अच्छी खबरें लिखी जा रही हैं, उसको आप पढ़िए और सुनने से ज़्यादा पढ़ने पर विश्वास करिए। आई होप कि लिखने वाले अभी भी सच लिख रहे हैं, बस देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब लिखने की बात आती है ना, तो वहाँ पे एक तरह से क्रिएटिविटी या फिर क्या बोल सकते हैं, उस तरह का सोच जो जो एक कल्चर ने हमको दिया है या फिर सिखाया है, या फिर उस टाइप का हुँ, हुँ, हुँ। एजुकेशन बोले तो वो लिखने की कला आपने एक तरह से क्या बोले, कहाँ से आप थॉट कहाँ से लाते हैं उस टाइप का, या फिर कैसे जनरेट करते अ, हैं? हाँ, यार हर्ष, ये तो बड़ा मुश्किल सा सवाल है, पर मैं इसका जवाब दूँगा कि यार मैं जब लिखता हूँ ना, या मैं कोई भी चीज़ लिखने की कोशिश करता हूँ, हुँ, तो मैं ना पहले अपने आप को उस सिचुएशन में ले जाता हूँ। मतलब मेरे अंदर मुझे लगता है कि जिस इंसान के अंदर संवेदनाएँ हैं, उसने थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया, शब्दों को हुँ, पिरोना सीख लिया, वो लिख तो लेगा, इतना कन्फर्म है। क्योंकि आप एक्चुअली में लिखते क्या हैं? आप भावनाएँ ही देते हैं, आप हाँ, शब्द पिरोते हैं। आप ऐसा करते हैं कि जब लोग पढ़ें तो कहें कि वाह! क्या लिखा है यार, वो फ़ील कर लें। तो मैं समझता हुँ, हूँ कि आपके अंदर संवेदना है, भाव है, तो अपने आप उस दौर में, उस दर्द के करीब ले जाइए और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, ये लिखा जाना चाहिए। थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। एक्चुअली मुझे लगता है कि एक लिखने वाले को सबसे पहले कम से कम 500 किताबें, 1000 किताबें तो पढ़ लेनी चाहिए, पढ़ लो यार। उन किताबों से गुज़र जाना चाहिए, ताकि उनके पास शब्द संग्रह हो जाए, एक बेस तैयार हो जाए। उसके बाद लिखिए, आप शानदार लिखेंगे। इतने अच्छे-अच्छे लिखने वाले आ गए हैं, तो बिल्कुल, यही मेरी राय है। बिल्कुल। लिखने के लिए बहुत लोग एक तरह से बुक भी पढ़ते हैं, जहाँ से उनको बहुत सारा नॉलेज आता है, और उससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में जान के लिखते हैं। तो आप कौन सा बुक सजेस्ट करें किन्हीं को जो एक तरह से करियर बनाना चाहते हैं जर्नलिज्म में? देखो यार, जर्नलिज्म की तो बहुत सारी किताबें हैं जो मैं सजेस्ट कर तुम लोगों को। और मुझे लगता है कि एक मास कॉम के स्टूडेंट को, एक मेरे पास अभी बुक पड़ी हुई है, इट्स अ फोटोकॉपी, ठीक है? ये हुँ, मास कॉम की किताब है। इट्स हुँ, बाय स्टैनली जे बैरन एंड डेनिस हुँ, के डेविस। ये एक फॉरेन राइटर की किताब है। हुँ, ये एक इतनी अच्छी किताब है मास कम्युनिकेशन की, जो हर इंसान को पढ़नी चाहिए, जो मास कॉम करना चाहता है, जो मास कॉम को अलग-अलग पर्सपेक्टिव से देखना और सोचना चाहता है। और हुँ, बाकी मास कॉम के लिए कोई किताब एक नहीं, उसके लिए बहुत सारी किताबें हैं। आपको बहुत खुद को छनना पड़ेगा, आपको बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। आप समझिए कि अगर आपको पीआर पढ़ना पढ़ना है, तो हो सकता है कि इग्नू के नोट्स से आप पढ़ें तो आपको पीआर बहुत अच्छा समझ में आए, ठीक है? बिल्कुल। अगर हुँ, पत्रकारिता करनी, हार्डकोर पत्रकारिता करनी, तो सबसे पहले बिपिन चंद्रा के मॉडर्न हिस्ट्री, रामचंद्र गुहा को पढ़ जाइए। ये कुछ ऐसी हाँ, बेसिक किताबें जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, बिल्कुल। ठीक है? इंडिया हुँ, आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर नेहरू, ये सब चाट जाइए। 1947 से लेके अभी तक की राजनीतिक इतिहास तो आपके दिलो-दिमाग में होना ही चाहिए, ठीक है? हुँ, कुछ नहीं तो 56 से लेके ग्रेजुएशन तक का जो किताब होता है, एसएसटी का जो किताब होता था, वो सब तो आप पढ़ ही जाइए, ठीक है? हुँ, एटलीस्ट इतना मालूम होना चाहिए कि विधानसभा, विधान परिषद होता है, जिले कितने हैं बिहार, इतना मालूम होना चाहिए। तो एक पत्रकार मतलब कि एक आईएएस का भी इंटरव्यू लेने वाला आदमी, तो उस बिल्कुल, हिसाब का अपना होराइज़न बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल, मास कॉम तो केवल आपको एक रास्ता दिखाता है कि क्या लॉज़ हैं, क्या एथिक्स हैं, और वाक़ई में यार जाके देखोगे सड़क, मतलब इन रियल लाइफ़ में तो वो उन एथिक्स का यूज़ हो कहाँ रहा है? हुँ, एथिक्स शून्य है, आप एथिक्स का यूज़ कर ही नहीं रहे हैं। तो बेसिकली आप इतिहास पढ़िए, आप भाषा को शुद्ध करिए। एक पत्रकार के लिए अच्छा लिखना, अच्छा पढ़ना और अच्छा बोलना, ये तीनों आना चाहिए। और अच्छा लिखने के लिए आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, और अच्छा पढ़ने के बिल्कुल, लिए अच्छा पढ़ेंगे तो आप अच्छा बोलेंगे। तो बेसिकली ये सब काम करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि आप क्या सलाह देंगे करियर में जो मास कॉम में आना चाहते हैं? ख़ास करके जो आपने सीखा हो ओके। बहुत एक तरह हुँ, से हुँ। बोलें कि हुँ, हुँ। मेहनत करके, या फिर बहुत सारा फेलियर आने के बाद आपको पता चला हो कि ये दूसरे को नहीं आने वाले लोग हैं। हाँ। हुँ, हुँ। हाँ, यार देखो, सबसे पहले तो मैं मास कॉम में जो आना चाहते हैं, उनसे ये उनसे ये बोलूँगा कि वो सबसे पहले डिसाइड करें कि वो मास कॉम में क्यों आना चाहते हैं, ठीक है? एक बात हुँ, बता रहा हूँ कि यार
तुम इंजीनियर अगर नहीं बनना चाहते तो फिर भी बन जाओगे। हम्म, इंजीनियर नहीं बनना चाहते हो बन जाओगे, ठीक है। पर हम्म, यार मास कॉम ऐसा है ना जो आपके अंदर पैशन ढूंढता है। मतलब मास कॉम में कुछ अच्छा करने का खुराक ही है कि आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, आप एक पैशनेट इंसान होने चाहिए, ठीक है। अगर आप अच्छा लिख पा रहे हैं, अगर अच्छा बोल पा रहे हैं, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप जनता के सामने अपनी बात रख सकते हैं उस मुखरता और उस निष्पक्षता के साथ जो एक पत्रकार को रखना चाहिए, तो आप आइए, पढ़िए, अच्छे संस्थान से पढ़िए, प्राइवेट कॉलेजेस को छोड़ दीजिए। आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़िए और गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़कर अच्छी शिक्षा लीजिए। उसके बाद तय करिए कि आप क्या वाकई पत्रकार, क्योंकि देखिए एक पत्रकार जो होता है ना, जो पत्रकार बनना चाहता है, अगर वो पत्रकार नहीं भी बने तो कुछ ना कुछ बन जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन आने से पहले ये तय जरूर करिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है जो आपको पत्रकार बना रही है। ग्लैमर अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भ्रम है, मोह माया है, तुरंत राम का नाम लेके छोड़ दो, एकदम बिल्कुल नहीं। बॉलीवुड में चले जाओ, डांस वांस करो, ठीक है, पर मास कॉम में नहीं आना, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, ये काम जो है, हाँ बिल्कुल। बहुत 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 बढ़िया, एक तरह से बढ़िया सजेशन दिए हैं कि जिनको ग्लैमर अट्रैक्ट कर रहा है उनके लिए बॉलीवुड है। बॉलीवुड है बाबा, तुरंत तुरंत वहां पहली फुर्सत में निकलो, ऐसा कुछ सलाह है मेरी तरफ से। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। और उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपकी स्टोरी से। और और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट शो में आने के लिए और अपना स्टोरी शेयर करने के लिए। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया यार हर्ष, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। और आई होप तुम मास्को में आना चाहते हो तो यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। तुम आओ, पढ़ाई करो, हमेशा टच में रहो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, पढ़ने पे जीवन कुर्बान कर दो, बाकी जीवन में कुछ ना कुछ हो जाएगा। पढ़ना जरूरी है, बाकी और कुछ जरूरी होना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू यू एंड टू एज, थैंक यू एंड नाइस टॉकिंग टू यू। बिल्कुल।